आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अगर पिछले 40 नहीं तो कम से कम 22-24 बरस से दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ना कोई फौजी ऑपरेशन चल रहा है। अब की बार भी हुकूमत चीनी वफ्द की नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए एक और ऑपरेशन की टर्म लाई है और जिसको ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया है। यह ऑपरेशन किस तरह का होगा, इससे मुतालिक बयान तो आ रहे हैं, मगर मुकम्मल तौर पर इसको वाजे अभी नहीं किया गया है। ANP के रहनुमा एमिल वली खान ने तो ये तक कह दिया कि हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अमरीका के कहने पर शुरू कर रही है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। फिर भी एक ऑपरेशन का ऐलान करना, मेरे ख्याल में इस वक्त हम फिर एक पराई जंग में अपने आप को घुसा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अपने इख्तियार से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि हम एक बार फिर क्या भड़कती आग के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में तालिबान की हुकूमत बैठी है। हम सब ये जानते हैं इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो देखें तो हमें माशी और सियासी इस्तेहकाम चाहिए। ये बार बार हम कह रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम की इस वक्त की क्या अहमियत है, ये हुकूमत को, अपोजिशन को और आवाम को समझाना होगा। पहले लगा कि हुकूमत माशी तरक्की के लिए संजीदा है, वो दहशतगर्दों को मिटानेगी और सियासी जमातों को एक मेज पर लाएगी। यही कुछ राना सनाउल्लाह ने भी पहले कहा, मगर पहले जब राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते थे, आइए वो आपको सुनवाते हैं। हम तो एक पॉलिटिकल और जमहूरी लोग हैं, हमने सारी ज़िंदगी इसके लिए जदोजहद की है। हम तो किसी मरहले पे ये नहीं कह सकते, ना मेरी लीडरशिप ये कह सकती है कि हम जी किसी से बात नहीं करेंगे, हमें जो है वो डायलॉग पे हमारा यकीन नहीं है। मगर अफसोस है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मकासद ना तो दहशतगर्दी को मिटाने वाले लग रहे हैं, ना ही माशी तरक्की के लिए सियासी जमातों को इकट्ठा करने में हुकूमत संजीदा है। यही राना सनाउल्लाह जो एक जगह बैठकर कह रहे हैं कि हमारा कोई मेंबर सियासी जमातों से बात ना करने का कह ही नहीं सकता, वो दूसरी तरफ बैठकर मुखालफिन को ढके छुपे अल्फाज में धमकी दे रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़कत दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बल्कि कुछ और अज़ाइम के भी खिलाफ है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते। में इस्तेहकाम कहा गया है तो उसमें सिर्फ ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस जो अदम इस्तेहकाम पैदा करने की या इस्तेहकाम ना आने की जो है वो कोशिश में मसरूफ़ होती हैं, तो ऐसी क़ुव्वतों को भी जो है वो निशाने पे रखा जाएगा, उनका भी जो है वो ज़रा थोड़ा हिसाब किया जाएगा। दूसरी जानिब हालिया दिनों में हमारे चीनी मेहमान लियू जियान चाओ खरी खरी सुना कर गए हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम एक ख्वाब है। जब सियासी इस्तेहकाम का वक्त इस कदर अहमियत रखता है तो राना सनाउल्लाह का ये लबो लहजा मुनासिब है या नहीं, ये सवाल है। मुल्क के माशी चैलेंजेस से कोई सरोकार नहीं, हुकूमत को ऐसा लगता है, मगर क्या हुकूमती नुमाइंदे ये वाजे करेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई PTI की शर्त को मान लिया जाएगा? क्या आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि बानी PTI समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनों को रिहाई दी जाए, फिर बात होगी। क्या मुस्लिम लीग उनकी शर्त मान सकती है? क्या सियासी इस्तेहकाम की खातिर अपने सबसे बड़े हरीफ की रिहाई करने के लिए या करवाने के लिए राजी हो सकती है? इस पर भी आज बात करेंगे। दूसरी जानिब बजट की जहां बात है वहीं पर हम 2 रोज से बात कर रहे हैं कि जी बजट पास हो जाएगा, ये सवाल है, क्योंकि बजट पे अपनी हुकूमत में बैठी सियासी जमातें बजट पर तनकीद करती नजर आई। बजट के फ्लोर पे चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या MQM पाकिस्तान हो, और साथ ही साथ अब बजट की होने जा रही है काउंटिंग। तो क्या बजट की काउंटिंग में सब लोग मिलजुल के पास करा लेंगे, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अब से 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी स्टूडियो मौजूद है नजमी आलम साहब है, मुशीर ब्रावजिया सिंध है, और आपको खुशामदेद कहूंगी, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ बैठे एडवोकेट अहमद उवैस साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सर आपको खुशामदेद कहूंगी। मेरे साथ MNA है मुस्लिम लीग नून से शजरा मनसब साहिबा, आपको भी खुशामदेद करूंगी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले नजमी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ऑपरेशन की बात अभी सारी आपने सुनी ली कि कौन क्या कह रहा है, पहले क्या कहता रहा, अभी क्या कह रहा है। ऐसी सूरत हाल में
ANP का भी आपने सुना है, एमिल साहब ने कहा, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी अमेरिका के कहने पे एक और ऑपरेशन हो रहा है, और केपी में के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहां बैठे हैं, उनकी तरफ से यही रिएक्शन आ रहा है कि जी ये फिर डॉलरों का गेम है जिसके ऊपर बात हो रही है। क्या आप भी ये समझते हैं? जी नहीं, देखिए, हमें रियलिस्टिक होकर बात करनी पड़ेगी। क्या जो वाकयात हो रहे हैं तसलसल से मुल्क में सबके सामने हैं कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में चीनी इंजीनियरों को मारा गया, और इस वक्त एक ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ का है। हमारे लिए CPEC हमारे लिए ज़िंदगी मौत का सवाल है, और हम ये देख रहे हैं कि बार बार उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी उसमें इन्वॉल्व है, जिसको ओपनली कहते हैं कि वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है। ऐसे में आपके पास क्या चॉइस रह जाती? क्या हम एक और स्कूल के वाक़े का इंतज़ार करेंगे जहां हमारे बच्चों को मार दिया जाए? ये PNS का एक वाक़या और चाहते हैं हम? हमें पाकिस्तान में ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी की क्लियर पॉलिसी है जो, और मैं समझता हूँ हमारी पॉलिसी वो है जो मोहतरमा ने रावलपिंडी में शहादत से पहले की थी। वो हमारी पॉलिसी है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे। दहशतगर्दों से उन्होंने कहा आप लड़ेंगे, मैं लड़ूंगी पाकिस्तान का। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है ये बड़ी दो मानी किस्म की है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये आपके उस ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाएगी कि जी और फोर्सेस जो जमहूरियत को, देखिए जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि इख्तिलाफ, अगर इख्तिलाफ पे राय ना हो तो जमहूरियत में कोई हुस्न नहीं है। मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इमरान खान साहब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वो जो चाहे बयान दें, उनका हक़ है, उस हक़ से उनको कोई नहीं महरूम कर सकता, PTI को कोई नहीं महरूम कर सकता। ऐसे हक़ पे अगर पाबंदी लगाने की बात की जाएगी तो पीपल्स पार्टी इसके साथ कभी भी नहीं खड़ी होगी कि भाई इस किस्म की, जब भी इसी तरह पंजाब में जो बिल आया उस पर भी हमने इनको कोई साथ नहीं दिया। बजट पास होना करना पड़ेगा। अगर मुल्क को अगर बजट मुल्क का पास नहीं होता है तो मुल्क पूरा क्लैप्स कर जाएगा। हमारी जो भी रिजर्वेशन है, आसफा भुट्टो साहब ने, अबा ने, बिलावल साहब ने, हमारी पार्टी ने अपने रिजर्वेशन उस पर दिए हैं कि जी ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उस मुल्क का हर आदमी फाइलर होना चाहिए, चाहे वो टैक्स दे या ना दे, लेकिन वो रिकॉर्ड में होना चाहिए। हमारे मुल्क में टैक्स बहुत थोड़े लोग दे रहे हैं, इनडायरेक्ट देते हैं हम सेल टैक्स की शक्ल में, लेकिन अपनी पर्सनल रिटर्न हर आदमी की जमा होनी चाहिए। नहीं देता वो टैक्स, ज़ीरो टैक्स देगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड में होना ज़रूरी है। ये दुनिया के हर मुल्क में होता है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हो सकता है आज मैं नहीं दे रहा हूँ, कल हो सकता है मेरी आमदनी बढ़ जाए, मैं टैक्स लिमिट में आ जाऊँ, अगर मैं रिकॉर्ड में हूँ तो मुल्क को उसका फ़ायदा है। लेकिन हमें इस बजट में अभी भी हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए इस वक्त फौरी तौर पे ना मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, ना कोई, जो हमारे पास फील्ड बचती हैं वो है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक। इन्हीं पे हम ज़्यादा तवज्जो दे के मुल्क की इकनॉमी को कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर उसमें कोई, जैसे आज मुझसे डेयरी फार्मर्स कह रहे थे कि जी ये चारे पे दाम दाने पे बढ़ाएंगे, ये कह रहे हैं तो हमारा तो दूध महंगा हो जाएगा, वो बात हकीकत कह रहे थे। तो ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट को रिलीफ देनी चाहिए। बिजली हमारे पास नहीं है, ख़ासतौर पे कराची के लोग तो हम अजाब में मुब्तला हैं। चलें, मैं अपना नहीं कहता कि मैं अजाब में मुब्तला हूँ, मेरे घर में AC भी है, मेरे इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन जिन गरीब बस्तियों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, उनसे पूछे इस गर्मी में उनका क्या हाल होगा। डिज़ास्टर है। तो हमें इस पॉलिसी में हमारा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम को सब्सिडाइज़ करें, गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन्स दे उसके लिए कि भाई जितना ज़्यादा सोलर सिस्टम हम ला सकते हैं लाएं। उनके ऊपर टैक्स की बीच में बात हुई थी जिसकी हमने सख्त मुखालफत की थी, और जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ों को महंगी कर रही हैं उनको हमें बजट में रिलीफ देना होगा। ठीक हो गया है। मैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आऊँगी। अवैस साहब, ऑपरेशन की बात चल पड़ी, उसके बाद से सब लोग ही, जाहिर सी बात है, बहुत क्रिटिसिज्म के साथ भी बातें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। फिर राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट भी मैंने सुना है कि पहले क्या कहा उन्होंने, आज क्या कह रहे हैं। एम वली साहब का भी शॉर्ट हमने सुना। तो ये हमारे जाहिर से कंसर्न्स तो हैं, और लोग ये कहते हैं कि लोगों की जो, मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर समझना चाहती हूँ कि जी लोगों की क्या राय है, क्या KP में वाकई इस तरह के हमारे पास जो हालात हैं उसमें हमें फ़ौरन से किसी इस तरह के ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
हमारे ऐसे हालात जो हैं, ये ऑपरेशन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये ऑपरेशन की ज़रूरत जो है वो अमेरिका ने महसूस की और हमें उन्होंने इस काम पे लगा दी है। और ये हमारे जो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, ये इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि हम दोबारा से अमेरिका के मंजूर नज़र हो जाएंगे अगर उनकी बात मान लेंगे। लेकिन अमेरिकन तो इस वक्त जो है ना, हालात बदल चुके हैं। दुनिया जो है वो दोबारा से यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई है और इस वक्त पाकिस्तान जो है इस ग्रुप से निकल चुका हुआ है। वो सजा देना चाह रहे हैं हमें। ये इस वक्त इंडिया और इजराइल जो है वो अमेरिका के इस ग्रुप को स्पीयरहेड कर रहे हैं और उन्होंने ये कंडीशन भी लगाई है कि अगर इंडिया को यहाँ का साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए और इसकी आर्म फोर्सेस एज सच जो हैं उसको डिसग्रेस किया जाए इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तब ये पाकिस्तान जो है वो इंडिया का सैटेलाइट बनेगा और वो उसका उनका ख्वाब पूरा होगा। और हम आंखें बंद करके उनके इस जाल में फंसने की तरफ जा रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक खेल है और अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। सोचें इसके ऊपर, बीइंग नेशनलिस्ट होके सोचें, अपनी वर्दियां बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए मत सोचें। खुदा के लिए ये बड़ा खतरनाक खेल है जो खेलने अमेरिका हमसे खिलाने लगा है और ये उसके अंदर सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि हम उनके करीब आ गए हैं, इससे बहुत नुकसान होगा। पूरे पाकिस्तान में इस ऑपरेशन की क्या जरूरत है? और नॉर्दर्न एरिया में आप किस बात का ऑपरेशन कर रहे हैं? पहले आपने अमेरिका के कहने के ऊपर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसका कोई मैंडेट नहीं था, उससे सारे अफगानियों को निकाल दिया आपने एकदम से, जिनके मुतालिक कोई आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं है कि ये लोग जो थे इनमें से कोई एक भी किसी वो टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलविस था और उसका रिएक्शन तो होना था। अब आप अगर देखना चाहें तो उस दिन से लेके आज के दिन तक कितनी शहादतें और जितना नुकसान हमें हुआ है, इतना नुकसान पिछले 10 साल में नहीं हुआ। क्यों हुआ? इसलिए कि आपने ये बगैर सोचे समझे, बगैर कॉन्फिडेंस में लिए अफगानिस्तान की हुकूमत को, ये बातें नेगोशिएशन से सेटल होती हैं। एक दफा नहीं 10 दफा बैठ के पार्लर्स करें, पॉलिटिकल पार्टनर्स नेगोशिएशन करें, सेटल करें और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग करके फिर उनको यहाँ से इवैक्यूट किया जाता। ये कोई इस्लाम तरीके ये को मामलात ऐसे थोड़े हाल होते हैं। जो इतने सालों से 15-20 साल से लोग बैठे हुए थे, आपने उनको एकदम से उठा के बाहर फेंका है। और किसके कहने पे फेंका है? ये एकदम से आउट ऑफ ब्लू ये आइडिया जो है ये काकर साहब को किसने दे दिया? काकर साहब ने तो जितना नुकसान पहुंचाए आपने 3 महीने के पीरियड के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अरबों रुपए जो है वो गंदम के स्कैंडल में खा गए हैं, उनकी सारी कैबिनेट शामिल है उसके अंदर। और फिर अपने पाकिस्तानी जहाज से सारी दुनिया का चक्कर लगाए हैं नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, वो भी सब गलत किया उन्होंने। और सबसे बड़ा ये जुल्म कर दिया इस कौम के ऊपर। अब आए दिन ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं और उसका ये जवाब बनाया जा रहा है कि जब उनको खत्म करेंगे, ये वो खत्म कभी नहीं होंगे। सारी दुनिया के अंदर आप जहां भी देखेंगे ये लोग जो जहां भी जो स्टेट के अंदर की ऐसी एक्टिविटी होती है वो नेगोशिएशन से सेटल होते हैं। मिलिट्री एक्शन इज नेवर बीन अ सॉल्यूशन, कहीं भी आप देख लें। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक खेल है और बहुत एहतियात करनी चाहिए और इसके ऊपर बहुत तदब्बर की, सोच विचार की और कलेक्टिव विजडम की जरूरत है इस इशू के ऊपर। अच्छा सर, इसमें ये भी मैं जानना चाहूंगी, जो एक तरफ चाइना के रिजर्वेशंस हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो ऐसी उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हुए आप क्या समझते हैं? ये मैं अपना बड़ा अच्छा सवाल किया। उसके लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं ये सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करें। जब पूरे मुल्क के मामला को संभालने के लिए बैठेंगी तो फिर वो इनका वो फोकस नहीं रहेगा सिक्योरिटी के ऊपर, और यही पोजीशन नुकसान हो रहा है हमें। वो सिक्योरिटी के लैप्सेस हैं, आप देखें ना जितने वाकयात हुए हैं वो सिक्योरिटी के लैप्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लैप्सेस हैं, क्योंकि उनकी असाइनमेंट डिफरेंट हो गई हुई है। उनको तो काम दिया हुआ है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी असाइनमेंट अब ये है कि जाके जजेस के घरों में तुम कैमरे लगाओ, उनको ब्लैकमेल करो और फिर उनको
दबा के रखोगे ताकि हम अपनी मर्जी के फैसले लें। ये खुदा के लिए ये इतना खतरनाक खेल जो है, इनको चाहिए सिर्फ तवज्जो दें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल फ्रंटियर जो है उसके ऊपर तवज्जो दें, उनकी रखवाली करें। यही इनका मैंडेट है और यही काम इनको करना चाहिए। इसके अलावा बाकी पॉलिटिक्स जो है वो छोड़ दें पॉलिटिशियंस के ऊपर, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। ठीक हो गया तो ये मामला जी जी सर। शजरा मनसब साहब आपकी तरफ आऊंगी। शजरा साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। शजरा साहब अभी आपने सारे एमुल वली साहब की बात भी सुनी इस ऑपरेशन के हवाले से, राना साहब ने भी जो पहले कहा फिर अभी जो कहा वो हमारे सामने, और आप पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मौक़िफ़ भी सुन चुकी हैं। आपके पास मैं इसलिए आ रही हूँ ताकि कंक्लूजन की तरफ हम जाएं इस मामले के कि आखिरकार हुकूमत किसके खिलाफ ये ऑपरेशन करना चाह रही है। क्या वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये बात हो रही है जिसकी वजह से ये एक रिएक्शन आ रहा है इतना क्रिटिकल, और फिर अगर नहीं तो फिर क्या अमेरिका के कहने पे हम ये करने जा रहे हैं दोबारा से जो एनालिसिस हो रहे हैं हर तरफ और जो एमल साहब कह रहे हैं, तो और अब जिस तरह से ओवैस साहब ने कहा कि ये हमें डायनामिक्स देखने पड़ेंगे पूरे रीजन के कि कौन क्या कर रहा है और हमें किसकी जंग में शामिल होना है और नहीं होना। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ये इस ऑपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शंस क्रिएट कर दी गई हैं, और ये क्योंकि हमारे मुल्क के पायदार अमन के और इस्तेहकाम के लिए इस चीज को कहा गया, और ये जब सारे बैठे हुए थे, चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन सब ने भी इस चीज के ऊपर बैठे, इस पे गौर किया। इसके बाद इस ऑपरेशन को जिसका के नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया कि पाकिस्तान में एक पायदार इस्तेहकाम हो। और ये पिछले जो ऑपरेशन हुए हैं जैसे ज़रब-ए-अज़ था या राह निजात था, ये उनसे मुख्तलिफ नौइयत का ऑपरेशन है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में नो-गो एरियाज होते थे जिसपे कि दहशतगर्द कब्जा करके बैठे हुए थे, रियासत को की रिट को चैलेंज करते थे, जो कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन दहशतगर्दों की बाकियात जरूर किसी जगह पे अभी भी बैठी हुई हैं, और इस वक्त किसी जगह से लोगों को नकल मकानी पहले की जाती थी वो नहीं होगा, कोई उस किस्म का ऑपरेशन ये नहीं होगा। ये उन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो कि ऑलरेडी तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कर भी रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं दहशतगर्दों को, ताकि पाकिस्तान से हमेशा के लिए और मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाए, ये वो चीज ही है। और नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा प्लान था जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे थे, ये उसी का ही आगे उसी को लेके फॉरवर्ड किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई अब इस तरह की जो चीजें रह गई हैं उनको मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए। जैसे कि आपने कहा कि चाइना भी अपने रिजर्वेशन शो कर चुका है इस चीज के बारे में, क्योंकि चाइनीज के ऊपर, उनके इंजीनियर्स के ऊपर बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि 1-2 हमले हुए, और इस चीज को कंट्रोल करना हमारे लिए बेहद इस वक्त जरूरी है, क्योंकि पहले भी ये चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर एक एतमाद का इजहार किया था जब उन्होंने सीपैक यहाँ पे लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली बीच में थोड़े से इस तरह के इंसिडेंट हुए, सीपैक से वो थोड़े पीछे हट गए। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दोबारा चाइना का बहुत कामयाब दौरा रहा। आपने देखा कि एक जो दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट है, जिससे कि बहुत हमें होप मिलती है कि चाइना दोबारा से सीपैक फेज 2 एक ज्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान में लॉन्च करेगा। उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि ये बातें आप लोग तो कर रहे हैं, क्या रिसेंटली आप में से कोई चाइना गया है? आपने देखा है जो उन्होंने फेज 1 और BRI के हवाले से पूरी एक सेटलमेंट वहां दिखाई है, वॉल बनाई है पूरी, उसमें पाकिस्तान को उस तरह से जिक्र नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। आप ठीक कह रही हैं, उसमें इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि पिछली हुकूमत में इनके चंद वज़रान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके बहुत चंद इस किस्म के बयानात दिए और IMF को कहा कि ठीक है जी हम सारी चीजें चाइनीज, देखें चाइना जो है वो जरूर हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन उनका एक अपना चलने का तरीका है, वो अपनी चीजों को इस तरीके से सबके सामने एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। हमारे साथ वो हर चीज बैठ के डील करने के लिए, ओपनली बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्यों ऐसा मुल्क जो कि उनके लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखता, वो हमारे थ्रू IMF के पास उनकी सारी चीजें चली जाएं।
या हम उनको इस तरीके का एक अपना शो करें कि जी ठीक है हम तो सिर्फ IMF की अलावा किसी की बात ही नहीं सुन सकते, जो कि पिछली हुकूमत में ऐसा हुआ, वो डिसअपॉइंट हुए और वो पीछे गए जरूर, लेकिन आज वो दोबारा से, आपने जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन्होंने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में बड़ी क्लियरली और बड़ी स्ट्रांगली ये वर्ड्स इस्तेमाल किए कि हमारा स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पार्टनर है चाइना और हमारे साथ वो कोऑपरेशन के साथ सीपेक फेज 2 शुरू करने में पूरी दिलचस्पी रखता है। तो ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान को एक और मौका ऐसा मिल रहा है कि हम दोबारा से अपनी जो हमारी मईशत है उसको स्टेबलाइज कर सके, तो हमारे लिए बेहद जरूरी है। और ये तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ये जिसपे कि सब इत्तेफाक राय से इस ऑपरेशन को शुरू करें, इसके बारे में मैं समझती हूँ कि गलतफहमियां नहीं फैलानी चाहिए। हम अमेरिका के कहने पे कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर रहे, बिल्कुल ये बात ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अच्छा चलें, ये तो बात क्लियर हो गई कि अमेरिका के कहने पे नहीं करें। नजमी आलम भाई, आपकी तरफ आऊँ ही जाए, दो चीजें आज फ्लोर ऑफ द हाउस हुई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब शहबाज शरीफ साहब गए उमर अयूब साहब के पास, तो उन्होंने बड़े, मैंने आगाज़ में भी बताया था कि बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने कहा, मुज़ाकरात की पेशकश की, तो उमर अयूब साहब ने कहा कि जी बात तब होगी जब हमारे वज़ीर आज़म बाहर आएंगे, यानी कि उन्होंने खान साहब की बात की। दूसरी जानिब ये कि जी वज़ीर आज़म साहब ने जब तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात की पेशकश पे कि जी मुश्किलात हैं तो फिर बैठ कर बात करें। लेकिन ये बात कहाँ गई है? बीच में हम ये सुनते थे कि जी सालसी का किरदार पीपल्स पार्टी अदा करेगी हुकूमत में बैठ के, और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई इसीलिए कि इन डेडलॉक्स के लिए वो काम करेगी। अब ये डेडलॉक नहीं टूट रहा, अब आपकी फैब से जून भी आ गया। अभी मेरे जो PTI के दोस्त ने दो बातें की, मैं पहले उनको ले लूं। उन्होंने कहा कि इंडिया की कोशिश ये है कि हमारी फौज को डिस्ग्रेस किया जाए। वो माशाल्लाह से ये बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, इनकी पार्टी वाले सोशल मीडिया पे, तो इंडिया का काम तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि अफगानियों को, इलीगल लोगों को निकाला गया, उसका रिएक्शन है। बड़ी गैर मुनासिब बात है। मेरा मुल्क कोई यतीम खाना नहीं है कि जो आए और आके अपनी मर्जी से रह जाए। अगर कोई आदमी इलीगल रह रहा है, अभी भी लाखों की तादाद में अफगान रह रहे हैं, बल्कि अब तो होना तो ये चाहिए, उनके मुल्क में अमन हो गया, वो सब वापस जाएं। क्यों पाकिस्तान में रहें? वो हमारे माशरे पे क्यों बोझ बने? हाँ, अभी तक जिनको निकाला गया है वो थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं थे, वरना हज़ारों की तादाद में अभी भी रह रहे हैं। ये तो अपने दौर में भी कोशिश करते रहते कि जी सबको पाकिस्तानी शरीयत दे दी जाए। आपको याद होगा खान साहब तो बड़े इंटरेस्टेड थे इसमें, जो कि पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता था। हाँ, जहाँ तक आज असम्बली की बात की कि शहबाज शरीफ साहब से पास गए बात करने, अच्छी बात है, पॉलिटिकल आदमी को बात करनी चाहिए। अब हमारा मसला ये, हम भी चाहते हैं कि ये बातचीत हो, पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है और हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं। लेकिन जब ये इनसे कहते हैं कि डायलॉग करो, तो ये कहते हैं आपसे नहीं करेंगे, हम उनसे करेंगे जिनको हम गालियां दे रहे हैं। ये तो बड़ा सिंपल भाई, आप जब उनको गाली दे रहे हैं तो उनसे डायलॉग क्यों करोगे? हमसे आप डायलॉग करना नहीं चाहते पॉलिटिकल कुव्वतों से। अच्छा, दूसरी बात, अब सही है या गलत है, खान साहब कुछ भी केसों में अभी बरी भी हुए हैं, उनकी जमानतें भी हुई हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो मुल्क में एक रवायत पड़ जाएगी कि जी अगर केस गलत बने या सही बने ये कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट उनको बरी कर दे, मोस्ट वेलकम, खान साहब आए को। अब उस प्रोसेस को भुगते ना, जरदारी साहब ने भी 10 साल भुगता ना, अभी तो आपका साल नहीं हुआ तो चीखें निकल रही हैं। तो भाई उनको भुगते हैं आप केस को, आप वकील हैं। आप कैसे गवर्नमेंट कर सकती है एक दफा केस बनाने के बाद ये कह के जी हम रहा कर रहे हैं? गवर्नमेंट को क्या इख्तियार है कि रहा कर दे? उनको कोई इख्तियार नहीं बनता। कोर्ट ऑफ लॉ में केस है, वहां केस चले, उसमें खान साहब बरी हो जाएं, मोस्ट वेलकम। आपको तो खुद ये बात नहीं कहनी चाहिए कि इस तरह तो एक अच्छी रवायत नहीं पड़ेगी। कल को हमें कोई पकड़ ले, हम कहेंगे जी हम तो हंगामा करेंगे, केस वापस ले लो। दिस इज नॉट गुड। वकील साहब, आप मुझसे सीनियर भी हैं और आप लोगों को ये बात का ख्याल रखना चाहिए। आए, बैठे, बात करें, देखें बातचीत करेंगे तो रास्ता निकलेगा। मेरी भी ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई सियासी आदमी जेल में ना हो। हमने बड़ी जेलें काटी हैं ज़िया-उल-हक के दौर में, 5-5, 6-6 साल की जेलें काट के आए हम लोग, तो हम नहीं चाहते कि लोग जेलें काटें। तो लेकिन जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, आप कहते हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। जब आप हुकूमत में थे तब बात करने को तैयार नहीं थे, अपोजिशन में है तो अब बात करने को तैयार नहीं है, तो अल्लाह के बंदे फिर कौन आएगा? यूनाइटेड नेशन को बुलाएं आपसे बातचीत के लिए।
कौन करेगा बातचीत? आप नहीं करनी है ना, मौजूदा सियासी कुव्वतों ने करनी है। आप खुद सियासी कुव्वतें बात ना करके जगह खाली कर रही हैं कि कोई और आके हमारी जगह भर ले। आप उसमें तो इंटरेस्टेड हैं कि कोई और आके हमारी जगह भर ले, लेकिन पॉलिटिकल कुव्वतों को रास्ता नहीं देना चाहते आप। इस सोच को ख़त्म करें। आपने जब धरना दिया था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ, हम भी उनके अगेंस्ट थे। उस वक्त हम अगर जमहूरियत के लिए हमने नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया, क्योंकि उस रवायत को अगर कायम कर दिया जाता कि एक धरना दिया हुकूमत गिरा दी, तो पाकिस्तान में फिर कभी कोई सियासी हुकूमत नहीं चलेगी। हर आप जिसकी भी हुकूमत आएगी दूसरा आके धरना देगा, खुदा हाफिज गवर्नमेंट। प्लीज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने की बात करें, आएँ बात करें, ये इसको किसी एक चीज़ से मशरूत ना करें। हाँ, जब आप बैठेंगे बातचीत होगी तो रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे जिद बहस पे कि नहीं पहले ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो ये करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखें, मुख्तलिफ कुव्वतें नॉन पेपर्स भी एक दूसरे के साथ इशू करती हैं। हम भी इंडिया से करते होंगे और इंडिया हमारे साथ नॉन पेपर जिसको कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता, कम से कम नॉन पेपर की तरह ही बैठ के बात करें, रास्ते निकल आएंगे। और जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा होगा, मुल्क के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। सही। अवैस अहमद भाई, आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे? ये हमारे पीपल पार्टी के दोस्त हैं और ये बड़ी स्ट्रेंज विजडम की बात की है इन्होंने, जिसमें विजडम तो क्या कहें आपको। ये जो बातें की हैं इन्होंने कि देखिए, सवाल ये है कि कभी दुनिया में कहीं पे मिलिट्री एक्शन से भी कोई सुकून पैदा हुआ है? यहाँ पे जो अनरेस्ट है वो इसलिए है कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी को तो समझें। और ग्राउंड रियलिटी क्या है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर मैंडेट को स्टील किया गया है, चोरी किया गया, और उसकी बुनियाद पे एक झूठे ओथ की बुनियाद पे हुकूमत बना दी गई। अब जिन्होंने ये सारा काम किया है ये तो मोरे हैं बेचारे, इनको इनकी ना सोच है ना कुछ है, इनको जो ऊपर से इशारा मिलता है ये आगे बात कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में क्वेश्चन तो ये है कि इस खतरनाक हालात को इस तरह आप ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्ग्रेस, किसने डिस्ग्रेस की है? पाकिस्तान की इकोनॉमी 16 महीने की जो हुकूमत आपकी कोलिशन हुकूमत बनी थी, कभी सोचा आपने कि जिस वक्त इन्होंने हुकूमत ली थी उस वक्त 18 बिलियन डॉलर जो थे वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में थे, और जिस वक्त आपकी ये 16 महीने की हुकूमत खत्म होने के करीब थी तो 1 बिलियन भी बाकी नहीं बचा था। इकोनॉमी तबाह कर दी। ये टू प्रोन अटैक था पाकिस्तान पे, जिसको फैसिलिटेट किया आपने बैठ के वहां पर। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह की, पाकिस्तान को जो डिजायर थी, पाकिस्तान के एडवर्सरीज की ये डिजायर थी कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डिस्ग्रेस करें इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो काम आपने किया। और वो काम कैसे किया आपने? वो काम आपने ऐसे किया कि 9 मई का एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान बनाया गया जिसमें उनको डिस्ग्रेस कराया गया, उनको सारा। ये आपको समझ नहीं आई इस बात की, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम जो हैं, ये अपने मुंह का निवाला निकाल के भी अपनी आर्म फोर्सेस को फीड करते हैं, उतनी बड़ी उनका बजट पूरा करते हैं, इसलिए वालहाना प्यार करते हैं आर्म फोर्सेस के साथ। आपने उस प्यार और मोहब्बत को आपने नफरत में बदलने के तमाम वो काम किए हैं यहाँ बैठकर, और नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के साथ को इंटरनली और एक्सटर्नली। अब असेंबली, अब एक फॉल्स हुड की बुनियाद के ऊपर, फॉल्स मैंडेट की बुनियाद पे आप असेंबलियों में बैठे हुए और वहां बैठ के आप बातें कर रहे हैं कि जी आप बड़ा मैग्नेटिमिटी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम यूं करेंगे। जो अब कहते हैं छोड़ दें, अब छोड़ने की बात करते हैं इमरान खान की। तो सुनिए, इमरान खान के ऊपर अब एक सिर्फ केस है, और वो केस जो है जिसके ऊपर पाकिस्तान को ना सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए सारी दुनिया के सामने, इस्लामिक वर्ल्ड के सामने, शरिया के कानून को भी आपने तस्लील की है, कुरान और सुन्नत की भी तस्लील की है, और ये कल फैसला हो जाता है तो फिर उसको इमरान खान को कौन अंदर रख सकता है? फिर आप नया झूठा केस बनाएंगे उस पर रखने के लिए। ये तो इस अंदाज के ऊपर तो आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। ये कल आखिरी केस है, कल इसका फैसला होता है तो अगर आपकी नीयत नेक है और साफ है और उनको बाहर आने दें, बिल्कुल बाहर आ जाएं, वो केस में बरी हो जाएं, बाहर आ जाएं, कौन रोकेगा उनको? आए सियासत करें, वो सियासत करें। आप करने कहाँ दे रहे हो?
आपको तो सियासत वो रास आती है कि जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत में जलसे करते रहे कि वजीर आजम बना दो, उसने वजीर आजम नहीं बनाया तो नाराज हो गए। आप लोग कहते हैं छोड़ दें, ये तारीख है, उसको नहीं बदल सकते। में गए हैं तो कोई बात नहीं, हमने कभी ये तकाजा नहीं किया। बिल्कुल किया। जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत क्यों की थी? जनरल मुशर्रफ की रेफरेंडम की हिमायत में जलसे क्यों किए थे इमरान खान ने? मैं मुशर्रफ मुझे वजीर आजम बनाएगा, उसने बनाया नहीं तो मुशर्रफ बुरा हो गया। सुनिए मेरी बात सुनिए, जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके हक में, मैंने कहा कि हम नहीं मानते और मैंने उसके खिलाफ वकील कहा होगा उसका सुप्रीम कोर्ट बार ने, लेकिन आपके लीडर ने उसके रेफरेंडम की हिमायत की थी। उस वक्त पता नहीं आप पीटीआई में थे या नहीं थे, आई डोंट नो। तो आपने सबकी हिमायतें की हुई हैं, किसी ने नहीं की जनरल मुशर्रफ की हिमायत। अपनी शुरू से लेकर आखिर तक देखें किस किस की हिमायत आपने नहीं की है। हमने हर गैर कानूनी जाबिर हुक्मरान से लड़ाई की है, अयूब खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक। इसकी की है आपने? अयूब खान की कोख से तो जन्म अयूब खान को गिराया किसने? जुल्फकार अली भुट्टो ने। जियाउल के खिलाफ 10 साल जद्दोजहद हमने की, याह्या खान के खिलाफ हमने की, मुशर्रफ के खिलाफ हमने की। आप लोग तो नजर नहीं आते थे, आप लोग तो नजर नहीं आते थे। एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड जिसकी 81 सीटें हैं, वो कहता है कि जी मैंने वो हुकूमत नहीं बनने देनी जिसकी 160 सीटें हैं। मुल्क तोड़ने में तो किसका हाथ है? किसने कहा था वहां पे ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करके कि अगर हम हैं तो ये मीनार पाकिस्तान है और अगर हम नहीं है तो ये यादगार पाकिस्तान है। हिस्ट्री को ना दोहराएं, हिस्ट्री बड़ी सख्त है। को मैं भी दोहरा सकता हूं। चले हम माजी में नहीं जा रहे, हम माजी में नहीं जाते, हम अभी हालिया दौर से वर्ल्ड कप जीत के आए थे ना, हालिया दौर की बात अपने दौर में वर्ल्ड कप जीत के आए थे, इस्तकबाल कराया था कि मैं अमेरिका जीत के आ गया हूं। आज अमेरिका को गालियां देते हैं, उस वक्त तो भाई इमरान खान साहब ने अमेरिका जीत लिया। हम हालिया दौर की बात कर लेते हैं, हाँ पुरानी बातों को छोड़ें, हम अभी की बात कर लेते हैं। हमने मूव फॉरवर्ड करना है, आगे जाना है। नेशनल टीवी है, सब आप लोगों को देख रहे हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी वन बाय वन बात करें। आई थिंक ये क्रॉस टॉक में हम जाएंगे तो वक्त सारा निकल जाएगा। मैं शजरा मनसब साहिबा की तरफ जाती हूँ। शजरा साहिबा, अब हुकूमत क्या करेगी? देखिए, एतमाद में आपका लेने का काम है क्योंकि सरबराह इस वक्त मुल्क के आप हैं, हुकूमत में आप हैं। जो वजीर आजम होता है वो सरबराह की मानंद होता है, उसको सब बच्चों को लेके चलना होता है, जो नाराज होते हैं उनको भी और जो माने हुए होते हैं उनको भी। आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, जब तक इस पे आप एतमाद में नहीं लेंगे ऑपोजिशन को और तमाम सियासी जमातों को, जब तक इसी तरह से लड़ाई रहेगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज एक बहुत बड़ा कदम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज किया। वो जब एंटर हुए, उन्होंने सबके साथ हैंड शेक किया, बहुत अच्छे तरीके से सबको मिले, सीसीआई को भी, तमाम जितनी जमातें बैठी थी तमाम को, और उन्होंने ये अपनी वहां पे बैठ के ये वहां पे कहा अपनी तकरीर में कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि हर किस्म की बात करने के लिए हम तैयार हैं, जिसमें कि जो भी एजेंडा इनका होता है, क्योंकि इनको तो एक ही एजेंडा होता है कि जी केसेस इमरान खान हो और वो बाहर आ जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कहा कि हम हर टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत में होते हुए बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी थी और आज ये ड्यूटी उन्होंने पूरी की, लेकिन इन लोगों की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो कि मैं नहीं समझती ना आया ना ही आएगा। क्योंकि ये जब हुकूमत में थे तब भी बहुत बड़े बड़े उस वक्त ऐसे डिजास्टर्स थे जैसे कि कोविड आया और डिफरेंट चीजें आई और तमाम ऑपोजिशन जमातें इनसे बैठ के बात करने को तैयार थे, लेकिन इनका जो साबका चेयरमैन है वो बैठ के बात करने को तभी भी तैयार नहीं था, वो आज भी तैयार नहीं है। और जहां तक इलेक्शन की बात करते हैं, 2018 का रिग्ड इलेक्शन इनका था, आरटीएस ज़दा, जिसपे आके ये बैठे रहे 4 साल इन्होंने हुकूमत की और उस हुकूमत ने पाकिस्तान को ये तबाही के दहाने पे लिया। लेकिन फिर भी तमाम जमातें इनके साथ इसलिए बैठी रही कि जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, और उस रिग्ड इलेक्शन के बावजूद तमाम जमातों ने यही फैसला किया कि वो आके पार्लियामान में बैठेंगी, इनके साथ बात करेंगी। तमाम जमातें तभी भी बात करने को तैयार थी, अभी भी तैयार हैं, लेकिन इन लोगों का सिर्फ एक ही जहन है, जो कि पहले भी यही था, ये वन पार्टी उस वक्त भी चाहते थे। इनका जो लीडर है, कल्ट लीडर है,
और इनका जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। लेकिन मैडम इस पे बात कैसे निकलेगी जो अब इलेक्शंस पे वो राजी नहीं है, इलेक्शन के रिजल्ट्स पे, रिग्ड इलेक्शंस की बात हो रही है, आज अमेरिका में भी इस पे बात हो रही है और हर तरफ ही बात हो रही है। तो ये बताइए ना, अब आज तो मौलाना साहब ने भी, पीडीएम के सरबराह तो मौलाना साहब ही रहे हमेशा से, आज तो वो भी जो बात करके गए वो आपके सामने है। उन्होंने बार बार कह दिया है कि जी सियासत से बाहर हो जाए एस्टेब्लिशमेंट तो सब खैर हो जाएगी। वो बार बार वजीर आजम शहबाज शरीफ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी आप अपने मफादात की खातिर से वजीर आजम बन के बैठे हैं, बाकी चला तो कोई और ही रहा है मामला। फिर आपके अपने साबिका नून लीग के अहम मेंबर जुबैर साहब, उनका आपने देखा कि 3 रोज कबल उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या कहा। तो ये इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑपोजिशन, इट्स अबाउट और नॉट ओनली अबाउट पीटीआई, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा और उनको रिव्यू करने जाएंगे आप तो फिर आपके लिए तो बड़े आपको देखना पड़ेगा कि क्या फैसले करने हैं। देखिए अमेरिका में क्या होता है या क्या नहीं होता, हमें उस पर क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका अपनी तरफ देखे और अपनी जमहूरियत की तरफ ज्यादा तवज्जो दे। उनके तो अपने पिछले जो भी इलेक्शन होते हैं, कभी वो रशिया को कहते रहे कि हमारे इलेक्शन में रशिया ने इंटरफेयर किया और कभी वो कुछ और कभी कुछ। तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका में भी वैसे ये पीटीआई की ही हामी वो जमात है जिन्होंने डॉलर्स लाखों खर्च करके तो ये करारदाद मंजूर कराई। लेकिन वो जो भी करते हैं, हम अपनी पाकिस्तान में जो हो रहा है हम उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जब बात का डायलॉग का हमने ऑफर दे दी, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दे दी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो जो आप सारी बातें कह रही है कि उन पर नजरसानी करनी चाहिए या जिनको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए या दोबारा से इनको देखना चाहिए, बातचीत की ऑफर का तो मतलब यही है ना। डायलॉग जब शुरू करते हैं तो उनमें कई चीजें आ जाती हैं, कई चीजें एक दूसरे की मानी जाती है, कई चीजों की हल निकल आते हैं। लेकिन डायलॉग से काफी सारी चीजों के हल निकल आते हैं, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। वजीर आजम ने आज सबसे बड़ी ऑफर दे दी है डायलॉग की। बहुत शुक्रिया शजरा मंसूर साहब आपका, नजमी आलम साहब आपका, एडवोकेट अहमद अवैस साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डायलॉग की तरफ जाएंगे तो ही हल निकलेंगे, अदरवाइज हल नहीं निकलेंगे। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।